नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं फार्म बिजनेस मैनेजमेंट के दूसरी कड़ी में। हम लोग बात कर रहे थे फार्म बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। हमने बहुत सारी बातें सीखी और अब हम बात करते हैं उसके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल सेक्शन के बारे में। तो प्लानिंग सेक्शन के बारे में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्लानिंग में जैसे मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के स्तर होते हैं, जिसमें टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। इसी तरह से फार्मिंग बिजनेस में भी जो खेतीहर मजदूर हैं उनके ऊपर सुपरवाइजर है और उनके ऊपर उनका फार्म मैनेजर है। इस तरह से हम इसको फार्म बिजनेस की चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, जिसमें निराई गुड़ाई करना, पानी देखना, व्यवस्थाएं देखना, वो सब है ऑपरेशनल वर्क, डे टू डे फंक्शनिंग। उन सबको एक छोटी काल अवधि के बीच में समझने वाली जो चीज़ें हैं वो आती हैं आपकी टेक्निकल में, और लॉन्ग रन में क्या चीज़ें करनी है, एक साल में या एक पूरे सीजन में हमें क्या देखना है, उसकी व्यवस्थाएं देखने के काम यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में एक कहावत है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी रास्ते की पहचान अगर हम पहले करके चलते हैं तो आने वाली समस्याएं, आने वाले कार्य, आने वाले कदमों के बारे में हमें जानकारी रहती है, तो हमारा कार्य दक्षता के साथ होता है, एफिशिएंसी के साथ होता है। इसलिए प्लानिंग हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे कि क्रिश्चियंस जो हैं उनकी कोटेशन में भी कहा गया है, इट वॉजंट रेन व्हेन नोहा बिल्ड द आर्क। यानी वो नाव बनाने का काम पहले करना पड़ता है ताकि बाढ़ के वक्त में हम नाव पे सवार होकर अपने जीवन को बचा सकें। यानी आने वाली विपदाओं के लिए पहले से सोच के अगर हम तैयारी करते हैं तो उन विपदाओं के असर को कम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से प्लानिंग फार्म बिजनेस मैनेजमेंट में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखिए प्लानिंग के बारे में अगर बात करें तो ऑल्टरनेटिव प्लान कौन कौन से, उसके बारे में जानना, उनके इम्प्लीमेंटेशन करना, उन पे कंट्रोल देखना, और प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और किस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए प्लानिंग की जा सकती है। अगला कदम है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल फॉर्म एक्टिविटी बिफोर द सीजन ऑनसेट इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल फार्मिंग। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसको सुव्यवस्थित कर देना, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करने में हमारी दक्षता बढ़ने के साथ साथ हमारे काम में सफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, परिभाषा अगर समझें, ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व अरेंजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। हमारा एंटरप्राइज यहाँ पर कौन सा है, फार्म बिजनेस। तो किसानों को क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सबसे पहले तो कि फार्मर को पता हो एग्जैक्टली किस काम को कब करना है। दूसरा, इस लिस्ट के आधार पर वो काम को प्लान कर सकता है कि कौन से काम में प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंट कौन सा काम है उसको प्राथमिकता दे सकता है। और अगर उसके पास प्लान एक्टिविटी हैं तो अपने फाइनेंसिस के लिए और दूसरे महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए टाइम भी निकाल सकता है। ऑर्गेनाइजिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा काम है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोल क्या कहलाता है, एक्चुअल में और बजटेड के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना जो हमारी कंट्रोलिंग है। यानी हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ, उसमें बीच में जो चीज़ रही, अगर जो हमने सोचा उससे ज़्यादा हुआ, जो सोचा उससे कम हुआ, अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब हमने एस्टिमेशन में कुछ कमी छोड़ी थी, अगली बार उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ कम हुआ तो उसके कारणों को ढूंढ के उनका निवारण कर सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने में बहुत सारे कंट्रोल हैं, जिसमें फाइनेंशियल कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है। अगर हम खेती के बारे में बात करें तो पैसे का कंट्रोल, चीज़ें कैसे आएंगी, पैसे किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, उनका भुगतान कब होगा, ईएमआई अगर केसीसी आपने ली है तो कब चुकाई जाएंगी, और ये सारे संबंधित जो निर्णय हैं वो फाइनेंशियल कंट्रोल हैं। आपका खर्चा ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए और आपका खर्चा ऐसा भी नहीं हो आपने ज़्यादा पैसा लिया और उसका आपको ब्याज चुकाना पड़ रहा है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का या कंट्रोल का मतलब क्या है, जो गतिविधि जिस वक्त होने से आपकी फसल या आपके उत्पादन को ज़्यादा गुणवत्ता, ज़्यादा उत्पादन क्षमता मिलती है, उसे हमें ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जैसे खाद है, बीज की गुणवत्ताएं हैं, किस तरह का आपको इनपुट उपयोग करना है जिससे आपकी एफिशिएंसी अपनी प्रोडक्टिविटी के टर्म में बढ़े, वो हमारा कंट्रोल फंक्शन हुआ। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम हमें क्या करता है, हमें परमिट करता है कि हम सूटेबल तरीके से अपने कंट्रोल को लागू कर सकें, सिंपल हो, इकोनॉमिक हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, और भविष्य के बारे में सोच कर करने वाला हो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हो, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। इसको क्या कहते हैं, अपवाद देखना जरूरी है। यानी अगर कोई एक गांव के 100 किसानों में एक किसान ऐसा है जिसने बहुत अच्छा, एक्सेप्शनली बढ़िया काम किया, तो हमें जानना जरूरी है कि ऐसे क्या फैक्टर थे जो उन्होंने लागू किए, उसको समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो अगर हम ये समझें कि कंट्रोल या कंट्रोल के प्रिंसिपल कौन से हैं, तो उसको क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें कंट्रोल क्या करना है और क्यों करना है, किस पर्पस पे करना है। रिस्क को ध्यान में रखते हुए करना होता है, लगातार करना होता है, और इसका एवोल्यूशन भी करते रहना पड़ता है। इसकी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस या जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी जरूरी है, और इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट की, यानी उत्तरोत्तर सुधार की गुंजाइश रहती है।
अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात करी कि कौन कौन से कंट्रोल हो सकते हैं, तो वित्तीय नियंत्रण बहुत जरूरी, दूसरा कार्यकी नियंत्रण या ऑपरेशनल नियंत्रण, तीसरा गुणवत्ता नियंत्रण और चौथा जो कंप्लायंस यानी रूल रेगुलेशंस हैं उनसे जुड़े नियंत्रण। ये सारी बातें हमने समझी कंट्रोल के बारे में। अब बात करते हैं फार्म बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। देखिए, बजटिंग हमने बात करी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फार्म बजटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें खेती तो आती है पर खेती से जुड़े पैसों को संभालने में बहुत लोगों को परेशानी आती है। तो अगर हम उसका बजट या वित्तीय लेखा जोखा पहले से बना के चलेंगे तो हमें फायदा मिलेगा कि हमें अपने ऊपर विश्वास रहेगा, घबराहट कम होगी, पैसे का चुगतान करने में, उसको आगे जो जवाबदेही देने में हमें आसानी रहेगी। तो बजटिंग हमें इस चीज़ के लिए सुविधा देती है। बजटिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी राज्य का या किसी देश का बजट आता है, तो वो अगले 5 साल के लिए या 3 साल के लिए सालाना जो व्यवस्था है उसका पहले से लेखा जोखा लिखते हैं और फिर उसका रिव्यू करते रहते हैं कि हमने जो किया उसमें क्या बकाया रहा, क्या आगे करना है। इसी तरह से आपके फार्म बिजनेस का भी आप बजट बना सकते हैं, जिससे आपको अपना निर्णय लेने में फायदा रहता है। तो किस तरह के बजट होते हैं इसमें, देखिए, सबसे पहला है पार्शियल बजट। यानी आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपने ओवरऑल जितना आपका बिजनेस है उसके अंदर सेक्शंस के अंदर चीज़ों को समझा। जैसे आपका अगर खेत है, आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लगा रखा है, तो उसमें आपके पास पशु भी हैं, आपके पास मुर्गियां भी हैं, आपके पास अजोला भी हैं, आपके पास खेती भी है और आपके पास मैन्योर डेवलपमेंट यूनिट भी है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी है। तो आपको अलग अलग जो पार्शियल उसके सेगमेंट हैं उसको समझ सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि क्या चीज़ और जोड़ी जा सकती है जो आपको और फायदा दे, या उससे जुड़े खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं। तो एंटरप्राइज कौन सा जोड़ना है या हटाना है, इनपुट कौन सा लगाना है और उसका साइज बढ़ाना है या घटाना है, और बढ़ाने और घटाने में कितना बढ़ाना और कितना घटाना है, ये बजटिंग हमें इसके बारे में मदद करती है। एंटरप्राइज बजटिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पूरे फार्म के बिजनेस के अलग अलग सेक्शन को समझना। तो ये एक उदाहरण है आपके पास में कि आपका जो एंटरप्राइज है उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, टोटल रिटर्न किस तरह से है, और उसके अंदर आपके खर्च के पहलू कौन कौन से हैं, उसको अगर आप लिखते हैं आपको फायदा मिलता है। ये उदाहरण दे रखा है मूंगफली के किसान ने कैसा किया। इसी तरह से कैश फ्लो बजटिंग, इस बजटिंग के अंदर हमें क्या फायदा मिलता है, हमारा पैसा किन किन दिशाओं में जा रहा है, कितना प्रतिशत पैसा किस पे खर्च हुआ, क्या चीजें कैसे गई, उनका डायरेक्शन अगर हमें पता रहेगा तो हमें मालूम रहेगा कि इस जगह पर हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट कैसे है। इसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले साल के शुरू में आपने बैलेंस लिखा, उसके बाद आपने कैश इनफ्लो, पैसा आया कहाँ से, कि भाई हमने प्रोडक्ट को सेल किया, हमने कोई सामान जो हमारा था उसको सेल किया, और हमने कोई और तरीके से इनकम कमाई जो हमारी फार्म के बिजनेस की इनकम की है उसको जोड़ा, और ये तो हमारा इनफ्लो हुआ। और आउटफ्लो कैसा हुआ, फार्म के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हुए, आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने कोई दूसरे एक्सपेंसेस किए, और आपका बैलेंस कितना रहा। इस तरह से अगर आप इसका लेखा जोखा करते हैं तो आपको एक सुविधा मिलती है आपको अपने खर्चे को नियंत्रण करने की। कंप्लीट और होल फार्म बजटिंग क्या है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने अलग अलग यूनिट के बारे में समझा था उसको जोड़ के पूरे फार्म का एकल बजट बनाना। उससे हमारे को क्या फायदा मिलता है, ये देखिए उदाहरण, जैसे किसान ने कॉटन लगाई, पैडी लगाया, सोरगम लगाया और डेयरी प्रोडक्ट हैं, इन सब की इनकम और इन सब पे अलग अलग जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, उसके अलावा जो अलग एक्सपेंडिचर जैसे इंश्योरेंस है, डेप्ट है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, यानी टूट फूट मरम्मत वगैरह, इन सब का खर्चा आप जब लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, ओवरऑल फार्मिंग। तो इस तरह से हम बजटिंग से फायदा ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण पहलू है फार्म एंटरप्राइज के इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में। इकोनॉमिक एनालिसिस टर्म सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, वित्तीय बात, यानी आर्थिक उसका लाभ, उससे जुड़ी बातें क्या हैं उसको समझना। अब मैं बड़े आराम से बात करता हूँ, हमने अगर गाय पाली, गाय से हमने दूध प्राप्त किया, तो दूध को हमने जब मंडी में बेचा, तो उदाहरण समझते हैं अमूल का। अमूल जैसे मान लो किसानों से दूध खरीदता है, दूध खरीदने के बाद उसका प्रसंस्करण करता है, प्रसंस्करण करके उसको अपने रिटेलर और होलसेलर या जो आपके उसके यूनिट्स हैं वहाँ भेजता है, वहाँ से कस्टमर को मिलता है। कस्टमर ने मान लीजिए एक टेट्रा पैक के 20 रुपए चुकाए, उस 20 रुपए में से जो रिटेलर यूनिट है उसको जो रुपए मिला वो हिस्सा, रिटेलर यूनिट से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको जो हिस्सा मिला वो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से किसान को जो हिस्सा मिला वो। इस पूरी जो स्टडी को हम कहते हैं इसका फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी हमने इस सप्लाई चेन को समझा और सप्लाई चेन के हर कंपोनेंट को मिलने वाले लाभ का और उसके खर्चे का हिस्सा देखा। वो विश्लेषण हमें ये रास्ता दिखाता है कि अगर हम इंटरमीडियरी को, अनावश्यक इंटरमीडियरी हैं तो हटा सकें, अगर हम शुरू के जो कलेक्शन लेवल है उसके कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किन स्तरों पर हमारे फार्म को अधिक इकोनॉमिक बना सकें, ज़्यादा किफ़ायती बना सकें, वो जो विश्लेषण है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। इसको समझने का फायदा ये होता है, एक उदाहरण के साथ बात करता हूँ। जैसे हम बात करते हैं एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर 10,000 किसान मिलके कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का खरीद बेचान करेंगे तो उनका जो खरीदा गया माल है उसका लॉट साइज बड़ा होने से उनके पास
बेचने के टाइम में पावर ज़्यादा होगी, वो अपना दाम दे सकते हैं, अपनी गुणवत्ता नियंत्रण कर सकते हैं, उसको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते टाइम में उनका खर्चा जो नियंत्रण कर सकते हैं। तो एफपीओ कंसेप्ट इसी तरह से शुरू किया गया और भारत चाहता है कि भारत के किसान अपना व्यवसाय या अपना व्यवसायीकरण करने में ना सिर्फ खेती करें जबकि उसको व्यवसाय का रूप दें, और उसका जो एक बहुत सरल मॉडल है वो एफपीओ है। नाबार्ड के थ्रू बहुत सारे एफपीओ को सपोर्ट दिया जा रहा है। हालांकि इसमें एक समस्या ये आती है कि इसमें व्यक्तिगत लाभ के कारण लोग अपना निजी उद्देश्य पूरा करते हुए मूल भावना से हट जाते हैं। उससे दूसरे जो किसान है उसका मोह भंग हो जाता है और वो आगे अपना दक्षता से काम नहीं कर पाते हैं। इसमें अगर कोऑपरेटिव की फीलिंग समझी जाए, सहकारिता की भावना, एक दूसरे को बढ़ाने की भावना से आगे बढ़ा जाए तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको हमें आगे लेके आना चाहिए। इसमें ना सिर्फ आगे लेके आना चाहिए, हमें ये भी समझना आवश्यक है दूध बेचने से जो, या अगर दूध बेचने से वो पैसा नहीं मिलता, वो पनीर बेचने से या घी बेचने से या दही बेचने से मिलता है। तो अगर हम प्रसंस्करण करके इनको चीज़ों को बेचेंगे, वो इकोनॉमिक चैनल भी हमें देखने आवश्यक है। तो इस तरह से हम आगे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा नेचुरल राजस्थानी फूड। ये एक बीकानेर की संस्था है जो श्री गौरव पुरोहित जी हैं जो चलाते हैं। इनका संस्थान क्या करता है, बीकानेर से बहुत सारे जो ऊँट पालक हैं उनसे ऊँटनी का दूध खरीदता है और उसका प्रसंस्करण करके उसको पैकिंग करके दिल्ली एनसीआर के एरिया में बेचता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दूध है ये ऑटिज्म के जो पीड़ित शिशु हैं उनके उपयोगी होता है। तो अगर एक दिल्ली में रहने वाले जो राजस्थान के मूल हैं नागरिक हैं, वो राजस्थान की ही डेलिकेसी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या दूसरे किसान इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? क्या इस तरह के नेटवर्क से जुड़ के वो भी अपना लाभ उठा सकते हैं? ये बहुत समझने वाला विषय है। अगला कदम लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, भारत सरकार भी बहुत बार कह चुकी है कि सिर्फ कृषि से किसान की आय बढ़ाने में समस्याएं हैं। तो उस कृषि के साथ साथ कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी आय के स्रोत बढ़ें। जैसे हम एक खेती के साथ साथ में दूसरे जो उपयोगी खेती हैं, चाहे वो फूलों की हो, चाहे फलों की हो, चाहे वो दवाइयाँ या एरोमेटिक प्लांट्स की हो या मेडिसिनल प्लांट्स की हो, उन चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ अगर हम प्रसंस्करण की तरफ भी अपने कदम बढ़ा सकें या इस तरह से आगे बढ़ें जहाँ पर अपने को और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, उन रणनीतियों को अपना सकें जिसे हम डाइवर्सिफाइड रणनीतियाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत आवश्यक है कि अगर मैं खेजड़ी के पोड्स यानी फली बेचने की जगह में अगर उनको प्रसंस्कृत करके सांगरी बना के बेचता हूँ तो खेजड़ी की फली बिकती है 40 से 120 रुपए किलोग्राम, जबकि जो सांगरी बिकती है वो बिकती है 1000 रुपए किलोग्राम या 2000 रुपए किलोग्राम। तो बहुत आसानी से इसका लाभ कमाया जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा अगर किसान अपने खेत पर, जो मस्टर्ड का या सरसों का किसान है, अपने खेत पर अगर मधुमक्खियों के छत्ते लगाता है, उससे फायदा क्या है, एक तो उसका जो उत्पादन है वो बढ़ता है, साथ ही साथ उसका जो शहद है उसकी गुणवत्ता के कारण उसका अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है। तो आप ऐसी चीजें जिससे आपका उत्पादन क्षमता भी बढ़े और आपकी आय भी बढ़े, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी आती हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने इन सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए आपके साथ साझा किए हैं। ये मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है ये जो दोनों सत्र हैं आपको फार्म बिजनेस मैनेजमेंट के पसंद आए होंगे। आप संपर्क कर सकते हैं। आप श्री गंगानगर में कृषि अनुसंधान केंद्र पे पधार सकते हैं और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की जो यूनिट है वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। आपको बहुत सारे नवाचार वहाँ देखने को मिलेंगे। आपको मिलेगा वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्म यूनिट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप खजूर की खेती कैसे कर सकते हैं, आप वहाँ की नर्सरी को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको गुणवत्तापूर्ण पौधे मिल सकते हैं। और वहाँ के प्रगतिशील निर्देशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ से किसान अपने आप को समुन्नत करके नई चीज़ों के साथ साथ अपने आप को, अपनी ग्रोथ को इंश्योर कर सकता है। मुझे उम्मीद है हम सब इसी तरह सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।